नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी कि कांग्रेस के अधीर रंजन के सवाल पर हंगामे की, राहुल गांधी के लिए अमेठी सीट पर कांग्रेस ने बनाए नए प्लान की बात करेंगे, ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम की, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सीएम पद को लेकर बड़े बयान की, साथ ही जानेंगे 2024 के रन के लिए बीजेपी की फौज तैयार की, हिंदू राष्ट्र पर कमलनाथ का चौंकाने वाले जवाब की बात करेंगे, यूपी विधानसभा में जब दी गई अतीक अहमद को श्रद्धांजलि की, अखिलेश ने बेरोजगारी पर उठाए सवाल, सीएम योगी ने कसे तंज की, अविश्वास प्रस्ताव पर गौरव गोगोई ने पीएम पर कसे तंज की, और आखिर में बात करेंगे बिहार में अगले 24 घंटे भारी बारिश की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लोकसभा में संसद के शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ कुछ यूं कि लोकसभा की कार्यवाही का कुछ हिस्सा हटाने की बात कही गई थी। ऐसे में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि उस वीडियो को फिर से अपलोड कर दिया गया है, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया और अधीर रंजन ने 2 मिनट के अंदर ही सदन स्थगित कर दिया। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्या आप सदन की हमारे अध्यक्ष है सर, आप कोई चीज को बुरा लगे तो एक्सपांड कर देते हैं, लेकिन वो फिर रीलोड हो जाता है, अपलोड हो जाता है। तो आपका अधिकार की कोई मान्यता नहीं दिया जाते, आपके अधिकार की कोई मान्यता नहीं दिया जाते। ये घोर अन्याय से संसदीय परंपरा को धजिया उड़ाए जा रहे हैं। आप खुद हटाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन वो आदेश का मान्यता न देते हुए फिर दोबारा सारे फिजूल इल्जाम हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर लगाते हुए फिर रिलोड कर दिया गया, सदस्यगण फिर अपलोड कर दिया गया। 1 मिनट। सभापति पर जो बैठते हैं उनको स्पीकर की पावर होती है, उनको निर्णय करने का अधिकार है पूर्ण रूप से, और ये अधिकार सभी सदन ने दिया है, नियमों की प्रक्रियाओं के तहत दिया है। अध्यक्ष कोई निर्देश नहीं देते, जो सभापति पर बैठता है उसको पूर्ण अध्यक्ष की पावर होती है। नो खगेन मुर्ग सर, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 261। आदि अध्यक्ष महोदय उत्तर पटल पर रखा हुआ है। नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल है, सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। अब कांग्रेस अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर नया प्लान बना रही है, तो वहीं इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस भी खासी सक्रिय नजर आ रही है। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। ज्ञानवापी सर्वे जारी रखने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका में आशंका जताई गई है कि एएसआई वहां खुदाई का काम कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मामले के सुनवाई योग्य होने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। देखिए, आज हम लोगों को 8 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा और कल से जो सर्वे हुआ है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। टीम अपनी संख्या बढ़ाए घटाए, टीम सर्वे कर रही है। अभी लगता है गुंबज पर पूरा सर्वे नहीं कर पाई है, वो गुंबज पर करेगी। तहखानाओं में वृद्धि गति में सर्वे हो रही है। अभी 82 के तहखाने से मलबा कल तक नहीं हटा था, ईंट पत्थर बांस बल्ली इत्यादि पड़े हुए हैं, बिना उसको हटाए उनका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होना संभव नहीं है। लगता है वहाँ करेंगे। अंदर बहुत ज्यादा मलबा है क्या कारखाने में? और तहखानों की अपेक्षा गंदगी मलबा ज़्यादा भरा ही हुआ है, बहुत दिन का भरा हुआ है। और उसमें मैंने कह सकते हैं सांप बिच्छू जानवर का भी भय है, बिना मलबा हुए संभव हटना संभव नहीं है। बांस वाली प्राचीन भी हैं, लकड़ियाँ हैं, पड़े हुए हैं, तो उसको अभी सफाई पूर्णतः नहीं हो पाया है।
देखिए, हम इस बात करें तो अभी सपेरा या और कुछ बुलाने की जो बात होगी वो प्रशासन अपना समझे। जो प्रशासन खुद पार्टी है, अब प्रशासन वहाँ मौजूद रहती है, प्रशासन के अधिवक्ता मौजूद रहते हैं, मजिस्ट्रेट साहब खुद रहते हैं, मौजूद रहते हैं, और मंदिर पक्ष के अधिवक्ता और कार्यपालक अधिकारी भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो सपेरा बुलाना और चीज़ करना उन लोग का जिम्मेदारी है। कल तो बहुत देर से शुरू हुआ था और आज जो है कल देर का कारण यह था कि हम लोगों को पहले बता दिया गया था। सोमवार के दिन बाबा भक्तों की भीड़ की संख्या ज़्यादा थी, कवारियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह बताया गया था कि 11:30 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन आज मंगलवार है, इसलिए आज ऐसी कुछ बात नहीं। 8 बजे से शुरू होगी, 12:30 बजे समापन होगी, फिर अपराह्न 2:30 बजे से शुरू होकर के 5 बजे समापन होगी। बस हम लोग निकलने तैयार होकर निकल रहे हैं सर्वे के लिए। आज देखिए, हो सकता है कि तहखाना खुले, गुम्बद का तो हो गया है करीब करीब, हो सकता है तहखाना खुले 8 बजे से। जी, बहुत उत्साह है। हम थकावट हम लोग घर जाकर निकलती है, बहुत ज़्यादा हम लोग को थकावट घर निकलती है, लेकिन हम लोग बहुत उत्साह है हम लोग को हर एक दिन सोचते हैं कि हम लोग हर एक दिन जाएं। हम लोग खुशी होती है कि ये हम जिसे लग रहा है हम लोग का रूटीन हो गया है। एक हम लोग का बाबा का काम है कि हम लोग सुबह जल्दी उठें, तैयार होकर जल्दी हम लोग को ड्यूटी पे जाना है। उस तरह हम लोग को लगता है कि सर्वे में ये हम लोग जैसे मतलब मस्जिद में तो हम लोग को जाने को मिलता है क्योंकि हम लोग हिंदू महिलाएं हैं, और ये पश्चिमी दीवार तक हम लोग सारा चीज देखते हैं। उसी में हम लोग मतलब जिसे एक से सुपरवाइजर है काम हम लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वे सीएम पद छोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये बताने के लिए साहस चाहिए। 2018 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से सीएम पद को लेकर सचिन और पायलट अशोक गहलोत के बीच खींचतान चल रही है। हाल बदलना बहुत बड़ी बात है। क्या आप बार मुख्यमंत्री बनो? अरे डाकू देवी जी, आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूँ, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बात सुनो, मैं कहता हूँ हर बात में बोलता हूँ सोच समझ के बोल। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूँगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेडी कर दी। सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द में राजनीति में। क्या बोला था, मन में आता कि मैं छोड़ दे, क्यों आता वो छोड़ेगा, वो तो रहस्य है। नहीं आता छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कहने हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। आप सोचिए, इतना बड़ा फैसला मैं खुद कर रहा हूँ कि हाईकमान का तो फैसला मेरे मंजूर हो गया होगा, पर ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भाई कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस की ओर से शुरुआत की गई 3 दिन की इस चर्चा में जो कुछ सामने आएगा वो 2024 के चुनावी संग्राम का ट्रेलर होगा। क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस मौके को इस्तेमाल सत्ता और विरोधी दल कैसे करने वाले हैं, देखिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम का ये वीडियो। देखिए, मंगलवार को जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होती है, उसमें आज जो हमारी सूचनाओं के अलावा जो हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, उसमें सबसे बड़ा विषय
9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। एक 14 अगस्त 2023 को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को मां भारती की बेड़ियां नहीं, बदन काटा गया, भुजाएं काट दी गई। कितना उथल पुथल मचा। उस संबंध में जो अभी भी जो मां भारती को प्रणाम करने वाले लोग हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके यहां आए, उनके बारे में भी उस 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका के बारे में सुनना और उस दिन क्या क्या घटा था उसकी जानकारी, उसके लिए सेमिनार आयोजित करना और एक मौन जुलूस निकालना, ये 14 अगस्त का एक कार्यक्रम हमें मिला है। तीसरा एक कार्यक्रम मिला है आजादी के अमृत महोत्सव के 75 साल का कार्यक्रम पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त, और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम अमृत कलश यात्रा, हर गांव से निकले और एक शपथ पत्र हो। उस शपथ पत्र में हर नागरिक एक शपथ ले कि मुझे 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरी जो भी जिम्मेदारी है उसको मैं पूर्ण करूंगा। इसके लिए हर घर से संपर्क करना है। एक शपथ पत्र होगा, विकसित भारत बनाने में जो हमारा एक रोड प्लान होगा, रोड मैप होगा, वो उसको घर के मुखिया को दिया जाएगा। वहां से हम मिट्टी लेंगे। अगर मिट्टी उस घर में या घर के आसपास उपलब्ध नहीं है तो हम चावल लेंगे और वहीं पर ये संकल्प लेंगे। हर घर को कवर करेंगे, फिर हर गांव को कवर करेंगे और फिर गांव के मुखिया के साथ 75 पेड़ उस गांव में लगाएंगे। फिर ये अमृत कलश यात्रा तहसील पे आएगी। तहसील पे एक विराट कार्यक्रम होगा। प्रमुख लोग होंगे जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, उसका संकल्प लेंगे ग्रुप में। उसके बाद ये कार्यक्रम जिला लेवल पर होगा और फिर ये राज्य लेवल पर होगा और फिर दिल्ली में करीब 8,500 कलश भी आएंगे, साथ में पेड़ भी आएंगे और एक अमृत वाटिका जिसका स्थान तय होगा उसमें उसको लगाना है। ये करीब सरदार पटेल जी की जो 31 अक्टूबर का दिन है वहां तक ये चलने का संभावना है। तो ये कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम, मोटे मोटे कार्यक्रम दिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आपको पता है कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है और इस घमंडिया गठबंधन की ये भावना है कि हम आपस में एक हैं क्या, अदरवाइज हमारे पास तो बहुमत है। ये क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन शायद उनके मन में ये है कि हम एक हैं क्या, इसकी वो टेस्टिंग करना चाहते हैं। एक टेस्टिंग उन्होंने कल राज्यसभा में भी की और राज्यसभा के फ्लोर पे जो भाषण हुए उससे पता चल गया कि वो कोई मजबूत ग्राउंड पे नहीं थे। दिल्ली को राज्य मान रहे थे। सबके समझ में आया दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है
और ये जो संघ राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की जो संविधान में ही जो शक्तियां दी गई है कानून बनाने की, वो विषय कल स्पष्ट हुआ और इस कारण से जितने वोट हमें मिलने चाहिए थे उससे 1 वोट अधिक मिला। ये सारे विषयों पे चर्चा आज की बैठक में हुई है। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीच ही केमिस्ट्री इस बीच चर्चा में है। कमलनाथ को कई मौकों पर बागेश्वर धाम में देखा गया है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में ही थे, तो भला वे कैसे न पहुंचते। उन्होंने छिंदवाड़ा की बहुत तारीफ करी, पर अंत में छिंदवाड़ा के लोग बहुत खुश हुए। 7-8 लाख लोग। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, पुलिस को नहीं थी। पुलिस व्यवस्था बहुत कठिनाई से हो पाई। 4 किलोमीटर की क्यू थी। मैं खुद नहीं पहुंच पाया, मुझे मुल्ताई के रास्ते से जाना पड़ा। ये हालत थी। तो तीनों दिन बहुत सफल रही। 7-8 लोग, सब वीडियो आपने देखे। आम जनता की भावना है। हमने कोई प्रबंध नहीं किया था, किसी को गाड़ी नहीं दी थी, किसी को कुछ नहीं कहा था। सब अपने मन मंशा से आए। अभी 1.5-2 महीने पहले प्रदीप मिश्रा जी ने तारीख बताई, तारीख घोषित करी जब वो आ रहे हैं सितंबर में। उनका स्वागत है। मुझे खुशी है कि जो भी आते हैं उनको छिंदवाड़ा को देखने का मौका मिलता है और छिंदवाड़ा के लोग भी खुश होते हैं। इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। ये मैंने कहा है कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है और जो ये भीड़ जुटती है ये वह आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए ये भीड़ आती है। तो सर, ये जो बाबा हैं ये छिंदवाड़ा में भी हिंदू राष्ट्र की जयकार लगा रहे थे, जब भी कहीं कथा करते नहीं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी, गलत मत बोलो। नहीं सर, करी नहीं, मुझे देखिए हिंदू राष्ट्र भारत हिंदू राष्ट्र की जयकार लगाया। नहीं, पर ऐसे इन्होंने हिंदू, उन्होंने सब धर्म की बात करी। सब धर्म का है ये देश। उन्होंने सर्वधर्म का कल पूरा दिन डेडिकेट किया। वो बैठे थे, उनको मंच पर बुलाया। तो कौन से हिंदू? हालांकि सर हर जगह वो जहां भी जाते हैं उनकी मन से ये बात एक सामान्य हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संकल्प लिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू है ही। तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह के चुनाव नजदीक आ रहा है, देखिए, बड़े दुख की बात। मैं कल झाबुआ भी था। वहां जो हमारी स्वाभिमान यात्रा थी उसका समापन था। विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी था। पर मुझे ये कहना है कि हम कैसे आदिवासी दिवस मनाएं जब आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। रोज कुछ ना कुछ घटना आपने अब सुनी कि कैसे अनूपपुर जिले के 15 आदिवासियों को गुजरात में कहीं राजकोट में या कहीं दबाया गया, मारा गया, पीटा गया। ये आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहे हैं, हम कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस। हम विश्व को क्या कहेंगे? कैसा हम दिवस मना रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है जब सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश मध्य प्रदेश है, सबसे बड़ा आदिवासी प्रदेश है। मणिपुर देखिए क्या हो रहा है, आदिवासी, गैर आदिवासी, ये सब आज सबके सामने, मीडिया के सामने। पर जो बात खास मैं कहना चाहता हूं, आप लोग तो वो चीजें पिकअप करते हैं जो आप तक पहुंच जाती हैं। किस प्रकार से जुल्म हो रहे हैं छोटी छोटी जगहों में, जो बड़ी मीडिया में नहीं छपते।
वो छोटे वहां के छत्ते, किस प्रकार से आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, इसका तो हिसाब नहीं। अपमान की न्यूज नहीं बनती। सर विक्रांत भूरिया कमलनाथ को आदिवासी कहते हैं, तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पर शपथ? देखिए, ये सब कहना जो मैं हूं मैं मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं क्या हूं, और मुझे अपना इंट्रोडक्शन का कोई रूप नहीं बताना। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार बयानबाजी भी हो रही है, शिवराज सिंह चौहान जी कहीं ना कहीं आपको लेके तू-तड़ाक करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है मर्यादा खोते हुए दिख रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह जी अब कमलनाथ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो अब भ्रष्टाचार आप सब गवाह हैं, और मैं चाहूंगा कि आप गवाह बने इसके कि मेरी राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। बताइए, आपको कोई जानकारी है किसी ने उंगली उठाई? पर शिवराज सिंह जी, कमलनाथ भ्रष्टाचार, सबसे भ्रष्ट इतिहास में मुख्यमंत्री, हाँ शिवराज सिंह जी, ये कोई छिपी बात है? जितने घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं, ये मैं सोचता हूं इंडिया का रिकॉर्ड नहीं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को मानसून सत्र का आगाज हुआ। मानसून सत्र के आगाज होने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी सदन के पूर्व सदस्य के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी, जिला प्रयागराज इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी, जिला प्रयागराज इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संदिग्ध परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ मिनट मौन रखेंगे, कुछ देर मौन रखेंगे। यूपी में विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में बेरोजगारी की दर तो बताते हैं, पर रोजगार कितने दिए इस पर बात नहीं करते। जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में रोजगार का सृजन हो रहा है। भर्ती प्रक्रिया साफ सुथरे तरीके से संपन्न हो रही है। आज प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3 से 4% हो गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की मैं बात सुन रहा था। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है, इनकी जो आ चुकी है, लागू होगी,
मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है, वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है, तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी 86 में को बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56 उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या लेकिन अध्यक्ष जी, अरे आज उत्तर आज फिर आप बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल इतना जानना चाहता हूँ कि 17 से 22 में मुझे जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इतना पेशेंस रखना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ, मैं आपकी बात को सुन रहा था, जब मैं खड़ा मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है। मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री ने संसद में न बोलने का मौन व्रत ले लिया है, इसलिए उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द,
ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। बिहार में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से इस बार गुड न्यूज है। पहले से राजधानी पटना समेत कई इलाकों में सोमवार को हुई हल्की बारिश की वजह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं अगले 2 दिन के लिए बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर के साथ ही पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के खास अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग की जानकारों की माने तो अगले 24 घंटे में यहां 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है।